हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने कल केमिकल काइनेटिक्स का पहला पार्ट कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा कुछ कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, किस तरीके से इसमें हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीखा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से लिख रहे थे कल हम लोग, dy/dt ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू dy/dt ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट के साथ में माइनस साइन और प्रोडक्ट के साथ में प्लस साइन। तो चलिए उसी फ्लो को आगे बढ़ाते हुए आप देखते हैं डिपेंडेंसी ऑफ ROR ऑन कंसंट्रेशन। ठीक है, डिपेंडेंसी पढ़ेंगे किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की। किस पर पढ़ेंगे डिपेंडेंसी, ROR पर पढ़ेंगे। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन पे हम लोग कंसंट्रेशन की डिपेंडेंसी पढ़ेंगे। ओके ठीक है, देखते हैं। तो देखो जरा, हम लोगों ने क्या किया, एक रिएक्शन कंसीडर करी, A2A प्लस B2B गिव्स अस प्रोडक्ट। ओके, तो इस रिएक्शन में कोफिशिएंट क्या है, A कोफिशिएंट है और B कोफिशिएंट है। ओके, A कोफिशिएंट है और B कोफिशिएंट है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या लगा रहे होंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन लगा रहे होंगे। तो जरा चेक करो, जब ROR लिखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन से, तो ROR क्या आता है, ROR इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X इंटू B की पावर Y। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X मल्टीप्लाइड बाई B की पावर Y, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज करने का तरीका, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X मल्टीप्लाइड बाई B की पावर Y होता है। ओके, अब यहाँ पे X क्या है और Y क्या है, तो देखो जरा, जो X है वो A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है और जो Y है वो B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है। ठीक है, जो A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है वो X और जो B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है वो Y। ओके ठीक है, तो जब आप, हमें बार बार ये पता है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लाते हैं, तो हमें कांस्टेंट लेके आए K। ठीक है, तो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन किस तरीके से यूज हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K A की पावर X B की पावर Y। जहां पे जो K है वो क्या है, रेट कांस्टेंट है। K को क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट। आप ध्यान रखो, बहुत बार बच्चों के साथ कंफ्यूजन होते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते कि रेट कांस्टेंट क्या है। वो रेट कांस्टेंट को सिंपल R से देख लेते हैं और रेट कांस्टेंट K का मतलब पता ही नहीं होता। ठीक है, तो K रेट कांस्टेंट रहेगा, K क्या रहेगा, रेट कांस्टेंट, जबकि ROR या फिर बुक्स में आप R सिंपल R लिखा हुआ देखेंगे, लेकिन हम लोग बार बार ROR इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको पता रहे कि ROR का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है। ओके, तो ROR लिखा, ROR इज इक्वल्स टू K A की पावर X B की पावर Y। ये हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन से क्या आ गया, रेट को लिखने का तरीका। जहां पे X और Y क्या है, X A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है और Y B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है। तो जब हमें पूरी रिएक्शन के लिए ऑर्डर पता करना होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, X और Y को जोड़ देते हैं, और X और Y को जोड़ के हम क्या बोलते हैं, स्मॉल n बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मॉल n। जो स्मॉल n है वो क्या बताता है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बताता है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां से पूछा जाए कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो आप सिंपली क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले X और Y कैलकुलेट करेंगे, X और Y कैलकुलेट करके दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ के जो आएगा वही क्या होगा, ऑर्डर होगा। ओके, चलिए अब रेट कांस्टेंट के बारे में एक बात हमें हमेशा याद रखनी है, और वो बात ये है कि जो रेट कांस्टेंट होता है ना, वो केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे, केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता, किसी भी चीज से उसे कोई मतलब नहीं होता, उसे केवल किससे मतलब होता है, टेम्परेचर से। अगर आप टेम्परेचर को घटाओगे बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी घटेगी या बढ़ेगी। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ, दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या बताया, डिपेंडेंसी ऑफ ROR ऑन कंसंट्रेशन। ROR की डिपेंडेंसी किस पे बताइए, कंसंट्रेशन बताइए, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है वो सीख रहे हैं। तो हमने एक रिएक्शन कंसीडर करी कुछ इस तरीके की, उसमें हमने क्या लगा दिया, लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दिया। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, जो रेट होती है वो कंसंट्रेशन की पावर x और b की कंसंट्रेशन की पावर y के
प्रोपोर्शनल होती है, जहां पे एक्स और वाई क्या बताए, एक्स बताया ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर और वाई बताया बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर। अब ये ऑर्डर क्या है, ऑर्डर को डिटेल में भी पढ़ेंगे, कुछ इसके पॉइंट्स लिखेंगे कि ऑर्डर क्या है, कैसे कैसे क्या क्या होता है, वो सब कुछ अभी अपन लिखेंगे। तो एक्स क्या है, एक्स ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर और वाई क्या है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर। ओके, फिर हम लोगों ने क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, क्या लगा दिया, के कांस्टेंट लगा दिया। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के, ए की कंसेंट्रेशन की पावर एक्स, बी की कंसेंट्रेशन की पावर वाई। एक्स और वाई क्या है, दोबारा सुन लीजिए, एक्स ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, वाई बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर। अभी अलग अलग ऑर्डर, लेकिन हमें जब पूरी रिएक्शन के लिए ऑर्डर पता करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई को कैलकुलेट करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो इस पूरी रिएक्शन में क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एन, और एन क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फिर मैंने बताया कि जो के की वैल्यू होती है वो केवल किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। के की वैल्यू केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। के की यूनिट बहुत बार पूछी जाती है सवालों में, पेपर में कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की वैल्यू बताओ, जीरो ऑर्डर के लिए के की वैल्यू बताओ, सेकंड ऑर्डर के लिए के की वैल्यू बताओ। खैर सेकंड ऑर्डर अब इस बार सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे पूछे जाते हैं। तो सिंपल से आपको एक फॉर्मूला याद रखना है के का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर की पावर -1 की होल पावर 1 माइनस ऑर्डर, 1 माइनस ऑर्डर, क्योंकि एन तो ऑर्डर था यहां से। तो के की वैल्यू जरा सुन लीजिए क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ये वैल्यू आपको याद रखने लिए के की, ये किसी भी ऑर्डर के लिए आपको के की यूनिट दे देगा। देखो कैसे, जैसे अगर कोई कहे कि एन की वैल्यू 0 कर दो, अगर एन की वैल्यू 0 मतलब ऑर्डर 0 है, तो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी हो गई, 0 ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। अब रिएक्शन 0 ऑर्डर की हो गई तो उसके लिए के की वैल्यू क्या आएगी, के की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, एन की जगह पे 0 रखो, एन की जगह पे 0 रखेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके, वैसे अगर कोई पूछे फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की वैल्यू क्या होगी, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, सिंपल आप एन की जगह पे कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और किसी भी वैल्यू की पावर जब 0 होती है तो वो कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो इसलिए केवल क्या बचा, सेकेंड इनवर्स बचा, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट क्या हो गई, सेकेंड इनवर्स हो गई। वैसे ही जब n की वैल्यू अगर 2 दे दी जाए, n की वैल्यू 2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब यहाँ पे 2 लिखेंगे तो पावर कैसी हो जाएगी, -1। जब -1 को अंदर शिफ्ट करेंगे तो मोल इनवर्स, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो आप इस फॉर्मूले से किसी भी ऑर्डर के लिए के की यूनिट फाइंड कर सकते हैं। चलिए, अब ये दोनों तो हम लोगों ने पढ़ लिए कि किस तरीके से हम लोग वर्क करेंगे। उसके बाद हमें कुछ रिएक्शंस पढ़नी है, कि 2 तरीके की रिएक्शन पढ़नी है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो सबसे पहली रिएक्शन है एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो एक ही स्टेप में खत्म हो जाती हैं। क्या बोल रहा हूँ, एलिमेंट्री रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो एक ही स्टेप में खत्म हो जाती हैं, बात खत्म, और वो एक ही बार शुरू होंगे, एक ही स्टेप में खत्म, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, कुछ नहीं बनता, सिंपल सीधा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होते हैं, 1 होते हैं, मतलब जो रिएक्शंस एक स्टेप में खत्म हो जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद देखिए एलिमेंट्री रिएक्शंस में क्या होता है, जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाता है एलिमेंट्री रिएक्शंस में। जब आपको रिएक्शन क्वेश्चन में बोल दे कि ये रिएक्शन कैसी है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो आप उसे कैसे डील कर रहे होंगे, आप उसके लिए ऑर्डर कैसे निकाल रहे होंगे। तो अगर बोल दिया जाए कोई रिएक्शन है यही वाली A2A + B2B गिब्स प्रोडक्ट, यही वाली रिएक्शन, और ये बोल दिया जाए कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसमें ऑर्डर कैसे निकालेंगे, A का कोएफिशिएंट कितना है A और B का कोएफिशिएंट कितना है B, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा A + B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A + B। अगर ये बोल दें कि ये रिएक्शन कैसी है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। ओके, तो ऐसे ही इसमें बोला गया कि ऑर्डर क्या होता है एलिमेंट्री रिएक्शन में, सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स। ये जरूर ध्यान देना है, प्रोडक्ट के लिए कुछ नहीं करना है, केवल किसके लिए करना है, रिएक्टेंट के लिए करना है। आपको रिएक्टेंट की स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऐड कर देना है, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या दे देगी, आपको ऑर्डर दे देगी। ओके, हाँ, लेकिन कब, जब वो बोल दे सवाल में कि रिएक्शन कैसी है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। ओके, चलिए इसके बाद
एलिमेंट्री रिएक्शंस में जितना ऑर्डर होता है उतनी क्या होती है, मॉलिक्यूलैरिटी होती है। अब आपने पहले ऑर्डर निकाला तो जितना ऑर्डर आपने एलिमेंट्री रिएक्शन में बोला उतनी ही क्या हो गई, उसकी मॉलिक्यूलैरिटी हो गई। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स पूछी जाती हैं एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों में। ठीक है, तो नंबर ऑफ टीएस की जब बात करते हैं तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट होता है नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस 1, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस 1, ये नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मूला होता है। अब ये भी हम लोगों ने बोला कि एलिमेंट्री रिएक्शन एक स्टेप में हो जाती है, इसका मतलब उसमें इंटरमीडिएट बनता ही नहीं है। जब इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तो टीएस कितनी आएंगी, केवल और केवल एक आएगी। ओके, उसके बाद एक एग्जांपल देखो, कोई रिएक्शन लिखी हुई थी 2a प्लस बी से प्रोडक्ट बन गया। अब हमसे पूछा गया इसके लिए ऑर्डर लिख दो, क्या लिख दो, इसके लिए ऑर्डर लिख दो। तो इसके लिए ऑर्डर किस तरीके से लिखना है कि अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, जो कि अब एलिमेंट्री में दे रखी है तो एलिमेंट्री का एग्जांपल है, तो अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ए का कोफिशिएंट कितना है 2 और बी का कोफिशिएंट कितना है 1, तो इसलिए 2 और 1 3, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना आ गया 3 आ गया। देखो ऑर्डर कितना आ गया 3 आ गया। वहीं अगर इसमें ROR लिखा जाए, क्या लिखा जाए, ROR लिखा जाए तो ROR क्या हो जाएगा, ROR इज इक्वल्स टू के ए की पावर ए का ऑर्डर। तो ए की पावर ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ए का ऑर्डर तो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा ना। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ए का ऑर्डर क्या होगा, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका मतलब ए की पावर कितनी चढ़ा दी हमने, 2 चढ़ा दी। वहीं बी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 है, इसलिए बी की पावर कितनी चढ़ाई 1 चढ़ाई। तो ये हमने ROR भी लिख दिया इसके लिए, ROR इज इक्वल्स टू के ए की पावर x बी की पावर y से। ठीक है, इसके बाद ऑर्डर कितना आ गया हमारा 3। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो जितना ऑर्डर होता है उतनी मॉलिक्यूलैरिटी होती है, जितना ऑर्डर उतनी ही मॉलिक्यूलैरिटी, इसका मतलब इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी कितनी हो गई 3 हो गई। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। हम लोगों ने क्या किया, डिपेंडेंसी पढ़ी पहले, डिपेंडेंसी के बाद डिपेंडेंसी में हम लोगों ने क्या लगाया, लॉ ऑफ मास एक्शन लगा के ये फॉर्मूला ड्राइव किया। इस फॉर्मूले में एक्स और वाई क्या थे, एक्स ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, वाई बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, और दोनों को जोड़ दिया तो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर। के की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। के की यूनिट बताई इस फॉर्मूले से, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, जहाँ पे एन क्या होता है, ऑर्डर होता है, और वैल्यूज कुछ लिखी हुई है यहाँ पे। उसके बाद एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करें तो एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें स्टेप कितना होता है 1 होता है। ठीक है, जितना ऑर्डर होता है उतनी मॉलिक्यूलैरिटी होती है। ऑर्डर को कैसे निकालते हैं, रिएक्टेंट के जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं उनका सम करके हम क्या निकाल लेते हैं, ऑर्डर निकाल लेते हैं। ओके, तो अब आप देखो ग्राफ, एलिमेंट्री रिएक्शंस का ग्राफ देखिए जरा। नंबर ऑफ टीएस कितनी आई हमारी, 1 आई। जब भी टीएस का मतलब आएगा, टीएस का मतलब होती है पहाड़ी, टीएस का मतलब क्या होती है, पहाड़ी मतलब पीक पॉइंट। तो यहाँ पे कितनी टीएस आई है, 1 ही टीएस आई है, तो ये टीएस होगी। ठीक है, पीक पॉइंट क्या होता है रिएक्शन का, टीएस होती है। ओके, तो इसमें तो भाई 1 ही टीएस आई, क्योंकि नंबर ऑफ टीएस, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट तो 1 होते हैं किसमें, एलिमेंट्री रिएक्शन में, इसलिए टीएस कितनी आएगी, 1 आएगी। तो टीएस 1 दिखाती है, इंटरमीडिएट कोई आएगा नहीं, तो रिएक्टेंट सीधा जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब ये जो एनर्जी है, एनर्जी गैप है रिएक्टेंट से लेकर टीएस तक का, रिएक्टेंट से लेकर टीएस तक का, उसे क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ओके, तो अब अगर 1 टीएस आया था इसलिए पहाड़ी भी कितनी आई, 1। अगर 2 टीएस आएंगे तो पहाड़ी कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगे। 3 आएंगे तो 3 आ जाएंगे, 6 आएंगे तो 6 आ जाएंगे। ओके, चलिए एक चीज ध्यान रखना, 2 ट्रांजिशन स्टेट के बीच में हमेशा एक इंटरमीडिएट आता है, 2 ट्रांजिशन स्टेट्स के बीच में हमेशा एक इंटरमीडिएट आता है। ओके, चलिए अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की बात करेंगे। तो ऐसी रिएक्शंस, सुन लीजिए, एलिमेंट्री में क्या बोला था, ऐसी रिएक्शंस जो एक ही स्टेप में हो जाती हैं। वहीं हम लोग कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो ऐसी रिएक्शंस जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप्स में होती हैं। क्या बोल रहा हूँ, ऐसी रिएक्शंस जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप्स में होती हैं, उसे आप क्या बोलते हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इस पूरे मैकेनिज्म को कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वर्क करती हैं। तो मान के चलो हमें ये एग्जाम्पल दिया, 2N2O5 का डिकम्पोजिशन दिया, किसमें, मतलब N2O5 का डिकम्पोजिशन की रिएक्शन तो यही होती है कि N2O5 डिकम्पोज होता है NO2 में और O2 में, फिर उसे हमने बैलेंस कर लिया तो रिएक्शन बैलेंस होगी। अब क्या है ना, किसी को अगर ये पता नहीं है कि ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो वो क्या करेगा, सिंपल इसका ऑर्डर कितना बोल देगा, 2 बोल देगा, क्योंकि रिएक्टेंट कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो ऑर्डर भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब तक एग्जामिनर ना बोले सवाल में कि एलिमेंट्री है
तब तक आप एलिमेंट्री का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ओके, तो अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म क्या है, ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है भाई। कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, N2O5 डिकम्पोज होता है NO2 में और NO3 में, NO2 में और NO3 में। और स्टेप कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है। कैसा स्टेप होता है, ये स्लो स्टेप होता है। वही फिर क्या होता है, ये जो NO3 है, ये जो NO3 आपको दिख रहा है और ये जो आपको NO3 दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता है जब पहले स्टेप में कोई प्रोडक्ट, जब पहले स्टेप में कोई प्रोडक्ट दूसरे स्टेप में एज अ रिएक्टेंट वर्क करे, पहले स्टेप का प्रोडक्ट दूसरे स्टेप में एज अ रिएक्टेंट वर्क करे, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं। मतलब क्या, पहले स्टेप में बना हुआ प्रोडक्ट दूसरे स्टेप में एज अ इंटरमीडिएट वर्क करे, उसे आप क्या बोलते हो, इंटरमीडिएट बोलते हो। दोबारा सुन लो एक बार और, शायद गलत बोल दिया मैंने। मैं कह रहा हूं पहले स्टेप में बना हुआ प्रोडक्ट जब दूसरे स्टेप में एज अ रिएक्टेंट वर्क करे, एज अ रिएक्टेंट वर्क करे, उसे आप क्या बोलते हो, इंटरमीडिएट बोलते हो। ओके, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कितना हो गया भाई, एक इंटरमीडिएट हो गया, ध्यान रखना। तो N2O5 से दोबारा से NO3 बना और क्या बना दिया, 3NO2 बना दिया। जब इसको फाइनली रैप करेंगे, इस रिएक्शन को लिखेंगे अच्छे से, तो ये अपने आप में क्या बन जाएगी, यही बन जाएगी दोबारा से। जब इसे रखेंगे, काट पीट होगी, अपने आप क्या बन जाएगा, ये रिएक्शन बन जाएगी। और ये वाला स्टेप कैसा होता है, बहुत फास्ट होता है। तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के सवाल आएंगे तो एरोस के ऊपर आपको दे रखा होता है कि कौन सा स्टेप फास्ट और कौन सा स्टेप स्लो है। तो याद रखना, जब भी रिएक्शन में स्लो स्टेप मिलेगा, जो रिएक्शन में स्लो स्टेप होगा वही क्या होगा, RDS होगा, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। जो स्टेप स्लो होगा वही क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। मतलब उसी से हम क्या लिखेंगे, रेट लिखेंगे। मतलब जो ROR का फॉर्मूला हमने पढ़ा, ROR इज इक्वल्स टू K A की पावर X B की पावर Y, तो वो किस स्टेप से लिखेंगे, जो स्टेप स्लो होगा। ओके, जो स्टेप स्लो होगा उससे हम क्या लिखेंगे, RDS लिखेंगे। तो अब देखो जरा, पहला स्टेप क्या हो गया, RDS हो गया। तो अब जब पहला स्टेप RDS हो गया तो आपको सेकंड स्टेप की कोई जरूरत है ही नहीं। फिर आप सवाल में सेकंड स्टेप को, मतलब फास्ट वाले स्टेप को देख ही नहीं रहे होंगे, वो आपके काम का होगा ही नहीं। ओके, तो जरा देखो जरा, तो जब हम ROR लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, तो कौन से स्टेप से लिखेंगे, पहले स्टेप से लिखेंगे। और पहले स्टेप में N2O5 की जो स्टोइकियोमेट्री है वो कितनी है, 1 है। N2O5 की स्टोइकियोमेट्री कितनी है, केवल और केवल 1 है। तो इस वजह से हमने ROR लिखा K इंटू N2O5 की पावर कितनी लिखी, 1 लिखी। N2O5 की पावर कितनी लिखी, 1 लिखी। और ये मैं बोल भी चुका हूं कि ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू RDS, जब भी आप ROR लिखते हैं तो वो किस स्टेप से लिखा जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। तो स्लो स्टेप में आप देखो, स्टेप 1 में देखो N2O5 का कोएफिशिएंट कितना था, केवल और केवल 1 था, इसलिए पावर भी कितनी आई, 1 आई। तो आपका आंसर ऑर्डर का कितना आएगा, 1 आएगा। ऑर्डर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ऑर्डर कितना आएगा, 1 आएगा। इसके बाद फिर इसमें पूछा जाएगा मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी। तो ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होती ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होती ही नहीं है। ओके, मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होगी ही नहीं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में। चलिए, इसके बाद एक फॉर्मूला है, थोड़ा सा आपको फ्लैश आ रहा होगा बोर्ड पे, लेकिन अब कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ, बहुत देर से कर रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था। तो जितना आपको दिख रहा है वो बहुत ध्यान से देखिए, और जो आपको नहीं दिख रहा है उसको मैं बकायदा बोल के बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा H इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा H इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो अब आपको ये पता है जब डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। जब डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो प्रोसेस कैसी होती है, एंडोथर्मिक। और जब डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होती है तो प्रोसेस कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। मतलब डेल्टा H नेगेटिव एक्सोथर्मिक, डेल्टा H पॉजिटिव एंडोथर्मिक। ओके, अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें देखो हम लोगों ने अभी अभी सीखा कि इंटरमीडिएट कितना था, 1 था। इंटरमीडिएट 1 था, वो भी कौन था, NO3 था। अगर इंटरमीडिएट 1 है तो TS कितनी होंगी, TS कितनी होंगी, इस फॉर्मूले पे आओ। अगर इंटरमीडिएट 1 है तो TS कितनी होंगी, TS कितनी होंगी, 1 और 1 2 होंगी, क्योंकि नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस 1 होता है नंबर ऑफ TS का फॉर्मूला।
तो इस वजह से कॉम्प्लेक्स ये वाली जो हमने रिएक्शन पढ़ी, इसमें कितनी टीएस आ गई, 2 टीएस आ गई। अगर 2 टीएस आई है तो पहाड़ी भी कितनी आएंगी, 2 पहाड़ी आएंगी। तो देखिए जरा ग्राफ, रिएक्टेंट वर्सेस प्रोडक्ट का ग्राफ देखो, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जीज के बीच में ग्राफ देखो, और एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में ग्राफ खींचा है हम लोगों ने। तो देखिए जरा 2 ट्रांजिशन स्टेट आई हैं, तो मैंने बोला जब 2 ट्रांजिशन स्टेट आएंगी तो पहाड़ियां भी कितनी आएंगी, 2 पहाड़ियां आएंगी। तो हमने 2 पहाड़ियां बना दी, ठीक है। फिर मैंने ये भी बताया कि 2 टीएस के बीच में एक इंटरमीडिएट आता है जिसकी एनर्जी दोनों ट्रांजिशन स्टेट से कम होती है। तो देखो ये ट्रांजिशन स्टेट पहली है, फिर इंटरमीडिएट आया, फिर दूसरी टीएस आई, और फिर आखिरी में हम कहाँ चले गए, प्रोडक्ट पे चले गए। ओके, आखिरी में कहाँ पहुंच गए, प्रोडक्ट पे पहुंच गए। तो आप देख सकते हो दोनों टीएस से इंटरमीडिएट की एनर्जी कम है, और 2 टीएस के बीच में क्या आया है, इंटरमीडिएट आया है। अगर यहाँ पे 3 टीएस आई होती तो एक और पहाड़ी आती और एक और इंटरमीडिएट आता। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को पढ़ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में केवल एक ही चीज काम की है, वो ये कि जो स्लो स्टेप होगा वही क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अब मान के चलो कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देगी 4 स्टेप की, 4 स्टेप की कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दी, जिसमें से एक जो स्टेप था वो क्या था, स्लो स्टेप था। तो आप बाकी के तीनों स्टेप्स को भूल जाइए, सोचिए कि सवाल में दिए ही नहीं गए हैं, केवल आप किससे सवाल सॉल्व कर रहे होगे, स्लो स्टेप्स। उसी से ROR लिखा जाएगा, उसी से ऑर्डर आएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ इंटरमीडिएट निकालना तो मैंने बता ही दिया कि जो पहले स्टेप में एज अ प्रोडक्ट बना होगा और दूसरे स्टेप में वही आपको एज अ रिएक्टेंट दिख जाए तो वो क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। इसी के साथ हम लोगों ने डिपेंडेंसी ऑफ ROR ऑन कंसेंट्रेशन देख लिया, एलिमेंट्री रिएक्शन देख ली और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देख ली। इसके बाद आज के 2 टॉपिक और रह गए, 2 टॉपिक क्या 3 टॉपिक रह गए। ऑर्डर, मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी और देखेंगे। उसके बाद इस आज के लेक्चर को खत्म करने की कोशिश करेंगे, या फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन को भी आगे देख लेंगे। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे के टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्डर को चेक करो। ऑर्डर क्या होता है, इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। ये क्या होता है, जब आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हो तो जो कंसंट्रेशन की पावर होती है जब उसका सम कर देते तो क्या आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है। जो हमने पहले लिखा कि a की पावर x, b की पावर y, तो ऑर्डर क्या था, x प्लस y। अब x क्या थी और y क्या थी, x a की पावर थी और जो y था वो b की पावर थी। तो हम लोगों ने जब रिएक्शन का ऑर्डर निकाला था तो वो कैसे आया था, x प्लस y। ओके, ठीक है। तो पहला पॉइंट ऑर्डर में क्या कहते हैं, इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। दूसरी पॉइंट क्या होता है, ऑर्डर क्या, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होती है, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ऑर्डर क्या है, एक्सपेरिमेंटल डेटा। तीसरा टर्म क्या है, तीसरा जो पॉइंट है ऑर्डर में वही है कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव मतलब नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है ऑर्डर की, ऑर्डर नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है, मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। मतलब देखो यहाँ पे ऑर्डर कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शन, मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, या तो पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, या फिर ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, ठीक है, फ्रैक्शन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो ऑर्डर में हमने 3 चीजें पढ़ी। ऑर्डर क्या होता है, जब रेट लॉ एक्सप्रेशन जब हम लिखते हैं तो उसमें जो कंसंट्रेशन की पावर होती हैं जब उनका सम कर देते तो वो क्या आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है। दूसरा, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होती है। तीसरा, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर 0 हो सकता है, ऑर्डर पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, ऑर्डर नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है। ओके, ठीक है। अब आगे देखेंगे मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब सिंपल सा क्या है, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शंस में जो स्पीसीज पार्ट ले रही हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी तो केवल एलिमेंट्री रिएक्शन में ही डिफाइन है, कॉम्प्लेक्स में तो डिफाइन है नहीं, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, जो रिएक्शन में पार्ट ले रही हैं, उन्हीं को आप क्या कहते हैं,
मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। ठीक है, उसी को आप क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जो रिएक्टिंग स्पीसीज पार्ट लेती हैं उसी को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। दूसरा पॉइंट, मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी जीरो नहीं होती, ना ही कभी नेगेटिव होती और ना ही कभी फ्रैक्शन में आएगी। फ्रैक्शन का मतलब ना ही पॉजिटिव फ्रैक्शन और नेगेटिव फ्रैक्शन, मतलब मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, उसके अलावा कुछ नहीं। ना तो मॉलिक्यूलैरिटी जीरो होगी, ना ही मॉलिक्यूलैरिटी नेगेटिव होगी और ना ही कभी फ्रैक्शन में जाएगी। फ्रैक्शन का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रैक्शन बोथ, ना तो नेगेटिव फ्रैक्शन होगी और ना ही पॉजिटिव फ्रैक्शन होगी। ओके, इसके बाद मॉलिक्यूलैरिटी 3 या 3 से कम हो सकती है हमेशा। मॉलिक्यूलैरिटी या तो 3 के बराबर होगी या 3 से कम होगी। ठीक है, तो 3 पॉइंट इसमें, 3 पॉइंट इसमें। ऑर्डर क्या था, जब रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन की पावर्स का सम करते हैं तो ऑर्डर आता है, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है, ऑर्डर जीरो होता है, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन होता है। वैसे ही मॉलिक्यूलैरिटी की बात क्या करी, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जो रिएक्टिंग स्पीसीज पार्ट ले रही हैं, जो रिएक्टिंग स्पीसीज पार्ट ले रही है उसे आप क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। दूसरा पॉइंट मॉलिक्यूलैरिटी में क्या बोला, मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी जीरो नहीं होती, ना ही कभी नेगेटिव होती और ना ही कभी फ्रैक्शन में होती है। मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। तीसरा पॉइंट मॉलिक्यूलैरिटी में ये कि मॉलिक्यूलैरिटी किसी भी रिएक्शन की लेस देन और इक्वल टू 3 होती है, लेस देन और इक्वल टू 3 होती है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट हो गए। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशंस। ये आ रहे हैं इस बार सिलेबस में, और इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन में केवल हमको 2 ही लॉज ऑर्डर पढ़ने हैं, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि फर्स्ट ऑर्डर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसी तरीके से हम लोग पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किस तरीके से ये वर्क करेगा। ओके, चलिए तो देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन में सबसे पहला हम किसके लिए बात कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर के लिए। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होंगी जिनका ऑर्डर कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि नाम में ही पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब जिनका ऑर्डर क्या होगा, जीरो होगा। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलो मैंने एक रिएक्टेंट लिया जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, टी इक्वल्स टू जीरो टाइम पर जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या थी, सी नॉट थी। उसकी कंसंट्रेशन क्या थी, सी नॉट थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा, टी इक्वल्स टू टी टाइम पर जब मैंने चेक किया तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, सी टी हो गई। ओके, अब इन्हीं कंसंट्रेशंस को लेके मैं क्या लगा रहा हूँ, रेट लॉ एक्सप्रेशन लगा रहा हूँ, मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन जो भी हमने ऊपर लगाया था, आर ओ आर इज इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। अब यहाँ पे तो केवल आर है, तो हम आर ओ आर कैसे लिखेंगे, आर ओ आर इज इक्वल्स टू के आर की पावर जीरो। अब आर की पावर जीरो क्यों लिखा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर जीरो क्यों लिखी है, क्योंकि मुझे पता है कि ऑर्डर क्या है, जीरो है। ऑर्डर क्या है, जीरो है। अगर ऑर्डर जीरो है तो पावर तो जीरो लिखनी पड़ेगी ना। ठीक है, पावर जीरो रखी। उसके बाद याद करो कल का टॉपिक, कल हमने लिखा था रिएक्टेंट के लिए माइनस डी वाई बाई डी टी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो वैसे ही हमने लिख दिया माइनस डी वाई बाई डी टी ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आपको पता है किसी भी वैल्यू की पावर अगर जीरो होती है तो वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये वैल्यू 1 हो गई। हम लोगों ने क्या किया है, इसको और इसको इक्वेट किया है, इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, तो ये तो 1 हो गया, तो केवल के बचा, केवल के बचा। माइनस को क्या किया फिर, देखो इस स्टेप में देख रहे हैं, यहाँ से केवल के बचा, यहाँ से केवल क्या बचा, के बचा, क्योंकि आर की पावर जीरो तो 1 हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से माइनस डी टी को के को दे दिया, माइनस डी टी को किसको दे दिया, के को दे दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, डी आर बचा। यहाँ पे केवल क्या बचा, डी आर बचा। अब हम लोग आ गए इंटीग्रेट करने पे। इंटीग्रेट कैसे किया, टी इक्वल्स टू, क्योंकि देखो ये डी टी टाइम का फंक्शन है, तो इसे इंटीग्रेट कर दिया 0 से टी टाइम तक, बिकॉज हमने टाइम भी यही लिया था, इनिशियल टाइम 0 था, फाइनल टाइम टी था, इसलिए लिमिट भी कैसे चढ़ाई, इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम। उस वजह से आप देखो जीरो टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी थी, सी नॉट। जीरो टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी थी, सी नॉट, तो जीरो पे कंसंट्रेशन कितनी कर दी, सी नॉट कर दी। वहीं टी टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी थी, सी टी, इसलिए टी टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी कर दी, सी टी कर दी। ओके, जब इंटीग्रेट किया तो आपको पता है dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो इसलिए dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा। तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस का k तो यहाँ से आया और t यहाँ से आया, तो ये क्या हो गया, माइनस का kt हो गया, माइनस का kt हो गया ये। उसके बाद आप देखो dr का इंटीग्रेशन क्या होगा, r होगा, जैसे dt का t था तो dr का r आएगा। अब r की लिमिट क्या चढ़ी है, c नॉट और ct,
तो जब लिमिट ओपन करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक बार आर की जगह पे सी टी लिखेंगे माइनस आर की जगह पे क्या लिखेंगे, सी नॉट। तो ये आ गया सी टी माइनस सी नॉट। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ माइनस से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि माइनस सी नॉट को उधर भेज दिया, माइनस के सी नॉट को उधर भेजा तो प्लस का हो गया। तो सी टी इक्वल्स टू क्या आ गया, सी नॉट माइनस के टी। ये आपको याद रखना है ये फॉर्मूला। सी टी क्या है, टी टाइम पे कंसंट्रेशन, सी नॉट क्या है, जीरो जब रिएक्शन शुरू नहीं होती तब कंसंट्रेशन, और टी फॉर टाइम, जिस टाइम पे हम कंसंट्रेशन चेक कर रहे हैं ये वाली वही टाइम है, और के क्या है, रेट कांस्टेंट। ओके, तो हमारे लिए जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड फॉर्मूला क्या आ गया, सी टी इक्वल्स टू सी नॉट माइनस के टी। ओके, सी टी इक्वल्स टू सी नॉट माइनस के टी। चलिए आगे चलता है। इसके बाद एक टर्म सीखते हैं हम लोग, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ सीखते हैं कि हाफ लाइफ क्या होती है। तो भाई हाफ लाइफ क्या होती है, एक ऐसा टाइम जिस पे किसी भी स्पेसी की कंसंट्रेशन, एक ऐसा टाइम जिस पे किसी भी स्पेसी की कंसंट्रेशन उसकी इनिशियल वैल्यू से क्या हो जाए, आधी हो जाए। ठीक है, एक ऐसा टाइम जिस पे किसी भी स्पेसी की कंसंट्रेशन उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या हो जाए, जस्ट आधी हो जाए, उसी को आप क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ को कैसे दिखाते हैं, टी और फिर 1/2 दिखा देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कौन सा टाइम लिखा है, टी हाफ लिखा है। ओके, तो टी हाफ क्या होता है, ऐसा टाइम जिस पे किसी भी स्पेसी की कंसंट्रेशन अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन से कितनी हो जाए, आधी हो जाए। मान कर चलो ये कह रहे हैं कि जो पहले कंसंट्रेशन थी उससे जस्ट कितनी हो जाए, आधी हो जाए, उसी को आप क्या कहेंगे, हाफ लाइफ कहेंगे। क्या कहेंगे, हाफ लाइफ कहेंगे। ओके, तो अब देखिए हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। टी की जगह पे तो टी हाफ रख दीजिए आप, टी की जगह पे क्या रखना है, टी हाफ रखना है, और सी टी की जगह पे रख दो सी नॉट अपॉन 2, क्योंकि जो इस टाइम पे कंसंट्रेशन है वो इनिशियल की जस्ट आधी हुई है, इस वजह से इनिशियल तो सी नॉट था, तो सी नॉट बाई 2 कर दिया। तो अब इक्वेशन फर्स्ट में टी की जगह पे टी हाफ रखा और सी टी की जगह पे सी नॉट अपॉन 2 रखा, तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा टी हाफ का, टी हाफ इज इक्वल्स टू सी नॉट अपॉन में 2 के। टी हाफ इज इक्वल्स टू सी नॉट अपॉन में 2 के। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से क्या पता चला कि जो टी हाफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि के तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटाया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया, तो टी हाफ क्या होता है, टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है जीरो ऑर्डर के लिए, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 के। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हम लोगों ने इस तरीके से इसे इंटीग्रेट किया, उसके बाद ये फॉर्मूला आया जीरो ऑर्डर का, सी टी इक्वल्स टू सी नॉट माइनस के टी। उसके बाद हाफ लाइफ बताया, हाफ लाइफ क्या होता है, ऐसा टाइम जिस पे किसी भी स्पेसी की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। हाफ लाइफ टाइम कैसे निकाला, टी की जगह पे इस इक्वेशन में टी हाफ रखा, टी की जगह पे टी हाफ रखा और सी टी की जगह पे क्या रखा, सी नॉट अपॉन 2 रखा। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, टी हाफ इज इक्वल्स टू सी नॉट अपॉन में 2 के। आप ये करके भी देख सकते हैं, टी को टी हाफ रखो और सी टी को सी नॉट अपॉन 2 रखो, आप देख लेना आसानी से हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग कुछ ग्राफ खींचेंगे, सबसे पहला ग्राफ देखिए क्या है, टी टाइम पे कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ क्या होगा, टी टाइम पे कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ क्या होगा। तो आप जरा चेक कीजिए, इस इक्वेशन से हम y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से अगर इसे कंपेयर करें, इस इक्वेशन को y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, तो देखिए ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स ये है प्लस सी ये है। ठीक है, तो ये c है, ये माइनस लगा हुआ है। अब स्लोप नेगेटिव आ गया, स्लोप नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या है, और ये सी नॉट क्या है, इंटरसेप्ट है, सी नॉट इंटरसेप्ट है। टी टाइम पे अगर देख रहे हैं तो टी के जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, स्लोप होगा। तो स्लोप कैसा है, नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसे आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ, ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। लेकिन इंटरसेप्ट सी नॉट है, इसका मतलब क्या है, पहले ग्राफ वाई एक्सिस पे सी नॉट जगह घेरेगा, उसके बाद नीचे आना शुरू होगा, और वो भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो सीधे स्ट्रेट लाइन आएगी। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो ग्राफ है वाई एक्सिस पे सी नॉट जगह घेरेगा, और नीचे आएगा। ठीक है,
वाई एक्सिस पर सी नॉट जाएगी घेरी और कहाँ आ गया नीचे। इसका स्लोप क्या है, स्लोप क्या होगा इसका माइनस के होगा। ठीक है, आई होप ये तो ग्राफ समझ में आ गया होगा। इस इक्वेशन से कंपेयर किया, स्लोप नेगेटिव था इसलिए ग्राफ ऐसा आया, इंटरसेप्ट ये रहा सी नॉट। तो पहले वाई एक्सिस पर कितनी जाएगी घेरी, सी नॉट जाएगी घेरी और ग्राफ नीचे की तरफ आने लगा। ओके ठीक है, इसके बाद टी हाफ है और सी नॉट है। टी हाफ और सी नॉट के बीच में ग्राफ खींचना, तो अभी देखो हमने बोला जो टी हाफ है वो सी नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा खींचेगा, बिल्कुल इस तरीके से। ओके, ये ग्राफ भी खींच गया। इसके बाद आप देखो हमें ग्राफ खींचना है रेट ऑफ रिएक्शन ROR और कंसंट्रेशन के बीच में। ROR और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ कैसे खींचेंगे, इधर देखो जरा, इधर देखो ROR और कंसंट्रेशन, ROR और कंसंट्रेशन। अब आप देखो क्या ROR कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, बिल्कुल भी नहीं कर रही, बिकॉज R की वैल्यू कितनी है 0, ROR तो K के बराबर है, जितना K उतना R, जितना K उतना R। अब ये तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उसकी पावर तो 0 है, पावर 0 मतलब वैल्यू तो कांस्टेंट है। इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कंसंट्रेशन से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब ये ग्राफ कैसा जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब ग्राफ कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्यों आएगा, क्योंकि K की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी हमेशा। अब R की वैल्यू तो 0 हो गई, मतलब R की वैल्यू तो 1 हो गई, क्योंकि R की पावर कितनी है 0। अगर R की पावर 0 है तो ये कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब जो ROR है वो K के बराबर है, और K क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट ग्राफ कैसा खींचा है, उस तरीके से खींचते हैं। ठीक है, तो ROR और कंसंट्रेशन का ग्राफ भी आ गया। अगर आपको इक्वेशन देखनी है तो इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे इसकी, ये देखो यहाँ से ROR, R लिख देते सिंपल, R इज इक्वल्स टू K, कंसंट्रेशन होता है तो R इज इक्वल्स टू क्या हो गया, K हो गया। अगर R इज इक्वल्स टू K आ गया तो ग्राफ कुछ इस तरीके से तो खींचेगा भाई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल क्या क्या है, एग्जांपल इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। तो एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम प्लेटिनम वायर। जब प्लेटिनम वायर के ऊपर आप अमोनिया का डिकम्पोजिशन करते हैं, वो भी कैसा, थर्मल। जब थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया करते हैं प्लेटिनम वायर, तो रिएक्शन कौन सी होती है, 0 ऑर्डर की रिएक्शन होती है। जबकि ना पता भी नहीं चलता, क्योंकि जैसे ही आप कोफिशिएंट 2 देखते हो ना, तो ऑर्डर कितना दिमाग में आ रहा होता है, 2 आ रहा होता है। ठीक है, लेकिन 2 ना होके कितना होता है, 0 होता है। इसका ना रेट लो लिखने की आ जाता है कभी कभी, कि अमोनिया की रिएक्शन जब हम प्लेटिनम वायर के ऊपर कराते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो उसके लिए रेट लॉ लिख के दिखाओ। तो रेट लॉ बच्चे क्या करते हैं, अमोनिया को ब्रेक करा के दिखा देते हैं, 2 दिख जाता है ना, तो रेट लॉ में अमोनिया के ऊपर कितना चढ़ा देते हैं, 2 चढ़ा देते हैं। जबकि ये गलत है, क्योंकि ये एग्जाम्पल किसका है, 0 ऑर्डर रिएक्शन का। और 0 ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर हमेशा कितनी रहेगी, 0 रहेगी। इस वजह से अमोनिया की कंसंट्रेशन कितनी रहेगी, 0 रहेगी। दूसरा एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, AU सरफेस। जब AU सरफेस पे HI का डिकम्पोजिशन कराते हो तो आपको क्या मिलता है, H2 + I2 मिलता है। सेम कहानी यहाँ भी है कि HI के साथ में 2 देखते हैं तो HI की पावर कितनी चढ़ा देते हैं, 2 चढ़ा देते हैं। लेकिन जबकि ये गलत है, क्योंकि ये ऑर्डर कौन सा है, 0 ऑर्डर। अगर ये 0 ऑर्डर है तो रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ओके, तो अमोनिया का थर्मल डिकम्पोजिशन प्लेटिनम वायर पे, HI का थर्मल डिकम्पोजिशन गोल्ड की सरफेस पे, ये दोनों ही रिएक्शन कौन सी होती है, 0 ऑर्डर रिएक्शन होती है। उसके बाद तीसरा एग्जांपल, जितनी भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होती हैं, जितनी भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होती हैं वो सारी की सारी कैसी होती हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। ओके, उसके बाद एक नोट पॉइंट जरूर देखो जरा, एक नोट पॉइंट आप देखो, हम लोगों ने ये जो डेरिवेशन करी उसमें R का कोफिशिएंट मैंने कितना लिया, केवल 1 लिया। अगर रिएक्शन ऐसे ही तो पूछी जा सकती है कि R का कोफिशिएंट अगर 3 हो तो फिर क्या करेंगे। तो देखो आप इसका कैलकुलेशन करके देखना, आंसर यही आएगा। किस तरीके से आएगा, आप सिंपल प्रोसीजर ऐसा वाला अपनाना, जैसे हम लोगों ने इसको ड्राइव किया और फाइनल हमारा आंसर CT = C0 - KT आ गया, आया। ऐसे ही जब आप यहाँ पे 3 लेंगे तब भी आपका कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, CT = C0 - 3 KT। तो जब भी आपको 0 ऑर्डर रिएक्शन दे रखी हो और वहाँ पे बस वो क्या करे, स्टोइकियोमेट्री चेंज करे, 1 कर दे, 2 कर दे, 3 कर दे, 4 कर दे, 5 कर दे, तो आपको सिंपली बस कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला यही याद रखना है। बस जो K है, K ये जो KT वाला टर्म है, KT वाले टर्म में ही उस स्टोइकियोमेट्री का मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे देखो ये 3R है
तो ये 3 का मल्टीप्लाई कर दिया K में, तो ये क्या आ गया, ये 3 क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अगर आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन में स्टोइकोमेट्री चेंज कर करके दिया तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको KT वाले टर्म में उसी स्टोइकोमेट्री क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ऑर्डर पढ़ लिया, मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ ली, इंटीग्रेटेड और रेट वाला एक्सप्रेशन में हमने सबसे पहला कौन सा पढ़ा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा है। जीरो ऑर्डर के लिए हम लोगों ने प्रोसीजर को इस तरीके से रखा और एक्सप्रेशन क्या आ गया, CT इक्वल्स टू C0 माइनस KT, ये आपको याद रखना है। हाफ लाइफ के लिए हम लोगों ने क्या किया, T की जगह पे T हाफ रखा, CT की जगह पे C0/2 रखा। क्यों रखा, बिकॉज हाफ लाइफ एक ऐसा टाइम है जहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक कंसंट्रेशन अपने इनिशियल की क्या हो जाती है, जस्ट आती जाती है। इस वजह से हम लोगों ने क्या रखा, CT की जगह पर C0/2। जब कुछ ऐसा रखा पहली इक्वेशन में तो हमें T हाफ का फॉर्मूला पता चल गया C0/2 के, और यहाँ से हमें यही पता चल गया कि जो T हाफ होता है वो कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, फिर जब हमने ग्राफ खींचा CT और T के बीच में तो y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर किया तो हमें पता चला कि स्लोप तो नेगेटिव है। अगर स्लोप नेगेटिव तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, और इंटरसेप्ट क्या था C0, तो हमें यह भी पता चला कि पहले ग्राफ y एक्सिस पर C0 जगह घेरेगा, उसके बाद ग्राफ नीचे की तरफ आना शुरू होगा। दूसरा ग्राफ क्या था, T हाफ और C0 के बीच में, तो हमें यहाँ से पता है T हाफ और C0 एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ग्राफ कैसा खींचेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। उसके बाद तीसरा ग्राफ था रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बीच में, तो वहाँ पे कुछ इक्वेशन सॉल्व कर रखी है कि R इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ R की पावर 0। जब R की पावर 0 तो वैल्यू 1 हो गई, तो R किसके बराबर हो गया, K के, और K क्या होता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट ग्राफ कैसा आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या क्या बताया कि अमोनिया का जब थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं प्लेटिनम वायर के ऊपर, तो वो रिएक्शन कौन सी होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, आपको याद रखना है। दूसरा, जब HI का डिकम्पोजिशन गोल्ड सरफेस पर कराते हैं तब भी वो रिएक्शन कौन सी होती है, जीरो ऑर्डर होती है। और सारी की सारी एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन भी क्या होती हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। उसके बाद मैंने बताया कि अगर स्टोइकोमेट्री चेंज की जाए रिएक्टेंट की 2, 4, 6, 8 की है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको पहले वाले फॉर्मूले में ही ये जो लिखा हुआ है CT इक्वल्स टू C0 माइनस KT, उसमें आपको क्या करना है, KT वाले टर्म में ही स्टोइकोमेट्री का मल्टीप्लाई कर देना है। KT वाले टर्म में ही स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने एक तो डिपेंडेंसी ऑफ ROR ऑन कंसंट्रेशन पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर, मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ ली, एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ ली, इंटीग्रेटेड रेट वाला एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ लिया। ओके, कल हमारा पूरा का पूरा फोकस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर होगा और कल हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ख़त्म करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी समझ आया होगा, आपने ये एंजॉय किया होगा। तो आगे भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।